नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही है, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मनोज जैन है, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है, और एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी भी। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जिस पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात गोल्ड की होगी, जहां पर आज तेजी दिख रही, करीब करीब 100 रुपए की मजबूती के साथ एमसीएक्स गोल्ड ट्रेड कर रहा है। फेड ऐसे संकेत दे रहा है कि जल्द दरें बढ़ सकते हैं, और जो कल जो स्टेटमेंट आए हैं फेड को, वो काफी हॉकिश स्टेटमेंट थे। चांदी की अगर बात करें तो चांदी पर भी कमोबेश यही फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। कल के सत्र में सोने और चांदी दोनों में दबाव दिखा, लेकिन आज हालांकि दोनों काउंटर्स में हल्की तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो ओमिक्रॉन के असर की चिंता यहां पर हावी हुई, उस वजह से कल गिरावट दिखी, लेकिन आज वापस से रिकवरी दिख रही है और आज 4% से ज्यादा की मजबूती हम एमसीएक्स क्रूड में देख रहे हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो दिसंबर में कम सर्दी का अनुमान है और इस वजह से मांग भी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। अब कुछ बेस मेटल्स काउंटर की बात कर लेते हैं। कॉपर, जहां मांग घटने की चिंता से दबाव बना था, हालांकि आज के सत्र में अब रिकवरी दिख रही है। करीब करीब 0.25% की तेजी के साथ आज एमसीएक्स और कॉपर कारोबार कर रहा है। कुछ और बेस मेटल्स में जिंक देख लेते हैं। जिंक की अगर बात करें तो आज आधे % के आसपास की तेजी है। मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी रहने का डर है। मॉडर्ना ने ऐसी खबर दी थी, उस वजह से यहां पर कल दबाव दिखा था, लेकिन आज तेजी दिख रही है। निकल की बात करें तो कम इन्वेंट्री की खबर से यहां पर सपोर्ट है, हालांकि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने की भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। एल्युमिनियम की बात करें तो मांग में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद यहां भी नहीं है। अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर लेते हैं। एग्री काउंटर्स में अगर मेंथा की बात करें तो कंज्यूमर डिमांड बेहद ही कमजोर है। इसके अलावा कॉटन की बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन जो कॉटन का है वो अब बढ़ गया है। अब जो नया अनुमान आया है वो अब ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा कुछ और एग्री काउंटर्स में स्पाइसेस, हल्दी, जहाँ पर मौजूदा फसलों को लेकर अच्छी रिपोर्ट आ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, जो भी उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ मौसम भी अनुकूल है और फसलें भी अच्छी है, तो उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। जीरा की बात करें तो घरेलू के साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी बेहतर है, उससे यहाँ पर फायदा मिल सकता है। जीरे के बाद धनिया की अगर बात करें तो उम्मीद यही है कि रबी सीजन में बेहतर फसल की उम्मीद धनिया को लेकर भी है। इसके अलावा सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन इंपोर्ट की डेडलाइन पोल्ट्री इंडस्ट्री से बढ़ाने की मांग हो रही है। सोयाबीन के बाद सोया तेल, जहां पर ग्लोबल लॉकडाउन की चिंता से यहां पर दबाव बना है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, और उसमें सबसे पहले बात होगी हॉलमार्किंग को लेकर। जो नियम 30 नवंबर तक जो राहत दी गई थी ज्वेलर्स को कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर वो हॉलमार्किंग का नियम पालन नहीं करते हैं, लेकिन आज से अब बीआईएस कड़ी कार्रवाई करेगा, पेनाल्टी तक लगाए जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ज्वेलर्स क्या पूरी तरह से अब तैयार है हॉलमार्किंग को लेकर, क्योंकि आज से तो कार्रवाई की तारीख शुरू हो गई है? जी देखिए, मेरे ख्याल से बीआईएस ने काफी लंबा समय दिया था, काफी लंबी अवधि उन्होंने दी थी। 16 जून को ये मैंडेटरी किया गया था और 30 नवंबर तक एक विंडो ओपन रखी गई थी, जिसके तहत ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कहा गया था, ऐसा एक अश्योरेंस दिया गया था। लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी लंबा पीरियड था। अब ज्वेलर्स लगभग सेटल हो चुके हैं, हॉलमार्किंग सेंटर भी सेटल हो चुके हैं। थोड़ी सी अभी भी दिक्कतें जरूर आ रही है, हॉलमार्किंग को अभी भी 1 से 2 दिन का वक्त लग रहा है। उसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तक 1,25,000 ज्वेलर रजिस्टर करवा चुके हैं, 978 हॉलमार्किंग सेंटर है और करीबन 5 करोड़ पीस इस साल में अब तक हॉलमार्किंग हो चुके हैं। तो ये काफी बड़ी संख्या है और ये मुझे लगता है इस साल के अंत तक ये पीसेस 10 करोड़ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर ये डेटा बिल्कुल दिखा रहे हैं कि हॉलमार्किंग एक स्मूथ प्रोसेस की तरह शुरू हो गया है। अब 5 करोड़ पीस में से कहीं ना कहीं 2-5 हजार पीसेस के अंदर कोई तकलीफ हो सकती है, कहीं डुप्लीकेट नंबर्स जनरेट हो गए हैं, कहीं पर अन्य कोई तकनीकी उसके अंदर डिफिकल्टीज आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार द्वारा और ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है और ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा है। तो जहां ग्राहक खुश होगा वही इंडस्ट्री भी चाहेगी।
यानी इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है, काफ़ी वक्त मिल गया था, तो लगभग बड़े शहरों में तो पूरी तरह से तैयारी है। चलिए, अब गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें सोनू मेहता जी, तो कल के शाम के सत्र में काफ़ी गिरावट देखी थी। अब फेड के कमेंट के बाद अब आपको क्या लग रहा है कि सोने पर अब दबाव फिर से वापस से बनेगा और सोना क्या वापस 47,000 के नीचे भी आ सकता है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि कल पहली बार फेड ने ये कंफर्म किया है कि इन्फ्लेशन अब ट्रांजिटरी नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। और उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो भी हम स्टिमुलस दे रहे थे, जो भी हम मनी प्रिंटिंग कर रहे थे, उस चीजों को हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे ताकि ये इन्फ्लेशन को हम रोक सके। इसके लिए उन्होंने ऑयल प्राइसेस भी पिछले हफ्ते ऑयल के रिजर्व को रिलीज किया था ताकि ऑयल प्राइसेस पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बना रहे। उसके साथ ही साथ अब ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इससे इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया पूरी होगी उसमें एक वक्त लगेगा और मेरे हिसाब से तब तक सोने में दबाव बना ही रहेगा। आज भी अगर हमें यूएस मार्केट को ओपन होने की राह देखनी चाहिए, मेरा अब भी मानना है, मैंने आपके शो में पिछली बार भी कहा था, 1759 से $1821 की एक रेंज बन रही है। $1759 मेरे हिसाब से ये जरूर दिखाएगा और यदि $1759 तोड़ता है नीचे में तो $1728 तक जा सकता है। इसमें तेजी आने के पहले एक बार यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं पर सोने में दबाव बनेगा। ओके, सर ये दबाव कितना बन सकता है अगर दबाव बनेगा बड़ी तेजी से पहले? तो मैंने जैसे कहा कि $1759 एक पहला रेजिस्टेंस है और यदि ये $1759 नीचे में तोड़ता है तो $1728 तक जा सकता है। लेकिन मैं 2022 को यदि आप बात करें तो सोने को लेकर मैं बहुत ही बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से 2022 में सोना, मैंने आपके दिवाली शो पे भी कहा था, सोना 2100 से $2200 अवश्य दिखाएगा। लेकिन जो यूएस मार्केट है, जो यूएस है, वहां पे डॉलर पे जो दबाव बनेगा उसके मद्देनजर यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि रुपए की स्थिति क्या रहती है। यदि आप कल से आज का सत्र देखें तो रुपया लगभग 30 पैसा स्ट्रांग हो चुका है। तो जब रुपया स्ट्रांग होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में भले गोल्ड के दाम बढ़े, लेकिन भारतीय बाजारों में गोल्ड के दाम उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितने तेजी से बढ़ते चाहिए। को लेकर खबर आ रही कि सोलर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तो फोकस है ही, तो सोलर पैनल की तरफ से यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है। तो चांदी को लेकर आपको क्या लग रहा है कि चांदी अब आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड के मुकाबले? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि चांदी में जब तक $26 चांदी क्रॉस नहीं करती तब तक ये आउट परफॉर्म नहीं करेगी। और जो मेरे हिसाब से इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो $22.36 है। $22.36 के बाद वहां से चांदी में भरपूर खरीदारी की जा सकती है और मेरा पूरा अनुमान है कि 2022 में हम चांदी का प्राइस तकरीबन भारतीय बाजारों में 1,05,000 से 1,10,000 रुपया देख सकते हैं। ओके, यानी बड़े टारगेट आपको उम्मीद है, 1 लाख के ऊपर के लेवल्स भी सुरेंद्र मेहता जी देख रहे हैं। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और सारी जानकारी गोल्ड सिल्वर और साथ ही हॉलमार्किंग पर भी सारी जानकारी दी। चलिए, एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं, निकेल पर, जहां पर एमसीएक्स पर 13 दिसंबर से एमसीएक्स पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है निकेल का, और ये फ्यूचर्स बेस्ड होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषि नथानी है, जो एमसीएक्स के एसवीपी और हेड बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस नए प्रोडक्ट की क्या खासियत होगी और किस तरह के रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद आप लोगों को लग रही है? नमस्कार विश्व मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बुलाने के लिए। नमस्कार सर। ये जो निकल का ऑप्शंस हम ला रहे हैं, हमने देखा है कि हाल में ऑप्शंस में बहुत बढ़ोतरी आई है पार्टिसिपेशन में और लोगों का इंटरेस्ट भी इस तरफ काफी जा रहा है। इसीलिए हम नए नए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी ला रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में हम ये निकल का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी ला रहे हैं और हम यही आशा करते हैं कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली जो रिटेल है, जो ज़्यादा रिस्क न लेते हुए एक्सपोजर लेना चाहता है मेटल में, जैसे आप समझें कि आज निकल का 1.5 टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लगभग वैल्यू 22-23 लाख रुपए का हो जाता है। तो हर मनुष्य के लिए तो ये संभव नहीं है कि वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोजर ले पाए। तो वही अगर एक प्रीमियम दे के वो कॉल ऑप्शन खरीद सकता है तो उसके लिए वो पार्टिसिपेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए ये जो निकल ऑप्शंस है, हम आशा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन आएगा।
सर, तो हेजिंग के लिए कितना बेहतर टूल होगा? अगर कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरर अगर हेज करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऐसे फायदे हैं जो उन्हें चुनना चाहिए? ये देखिए क्या है कि हेजिंग के लिए तो ऑप्शंस आइडियल टूल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फ्यूचर्स में आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों आपका ही होता है। ऑप्शंस में क्या है कि यदि आप ऑप्शंस खरीदते हैं तो सिर्फ आपको अपसाइड मिलता है, डाउनसाइड नहीं होता है, खाली आपको प्रीमियम की लागत लगती है। तो कोई भी अगर हेजर है, आज मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जैसे एक देश है मेक्सिको, वो अपने पूरे क्रूड का प्रोडक्शन हेज करता है ऑप्शंस के माध्यम से। तो जब कोई देश अपने पूरे प्रोडक्शन को हेज कर सकता है तो कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए तो मतलब अनिवार्य है कि वो हेज करें और अपने एक्सपोजर, जो भी उनका एक्सपोजर है, जो भी रिस्क है, उसको एक्सचेंज में हेज करें। अब एडवांटेज ऑप्शंस में ये होता है कि समझ लीजिए किसी ने हेज किया ऑप्शंस के माध्यम से, ऑप्शंस खरीद के, तो यदि उसका अनुमान गलत पड़ता है तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर उसका अनुमान सही होता है तो उसको पूरा डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शंस उस प्रकार से काफी बेहतरीन साबित होते हैं। ओके, यानी रिस्क मैनेजमेंट के लिए अब बेहतर है, इसलिए कि अब बिजनेस है, कारोबारी रिस्क तो होते रहते हैं, इसलिए अगर आपको रिस्क को कम करना है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर होगा। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपके पास अब बेस मेटल्स में 3 ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉपर, जिंक और निकेल भी लॉन्च होने वाला है। क्या लेड और एल्युमिनियम को लेकर भी तैयारी चल रही है? देखिए क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को हर टाइम पे रिव्यू करते रहते हैं। जब जैसा हमें समझ में आएगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी है, हम जरूर उसको देखेंगे। अभी मेरा उसके ऊपर कोई मतलब टिप्पणी करना गलत होगा। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी दिखेगी हम जरूर उसको स्टडी करेंगे। शुक्रिया नथानी जी, आपने वक्त निकाला। आपसे बाद में फिर लंबी चर्चा भी होगी निकेल के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। हमारे साथ वंदना भारती और मनोज जैन हैं। सर, आगे गोल्ड और सिल्वर पे आपसे बात करें। मनोज जी, क्या लग रहा है, निकेल ऑप्शंस को किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं और आपके क्लाइंट्स वगैरह, उनका रिएक्शन कैसा है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? नमस्कार विष्णु जी, बिल्कुल ये इंडस्ट्री काफी समय से डिमांड थी, जो भी बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्शन ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस आपके पास आएंगे। वंदना जी, आपसे भी यही सवाल होगा, किस तरह के रिस्पांस की आप उम्मीद कर रही है और आपके क्लाइंट से भी बात हुईगी तो वो लोग क्या बोल रहे हैं निकेल ऑप्शंस को लेकर? विष्णु जी, एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्रूड में जितनी हाई वोलेटिलिटी थी उतना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए देखा था। यही समय है जब न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं। एक बार हमारा होता है कि डिमांड जो है वो अचानक से होता है कि वेरिएंट्स आया और ऑल ऑफ सडन देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल शिपमेंट है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे दबाव आता है। यहाँ पे जो 22 का ईयर होगा और दोनों देखने को मिलेगा। हाई वोलेटिलिटी में मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, आपको वॉल्यूम और इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन को मिलेगा। और जिस तरीके से इक्विटी कलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि हाल में कमोडिटी पार्टिसिपेशन जो है की उम्मीद है। तो मैं सीधा यहाँ निकल मुझे। ओके, मनोज जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप से निकेल ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रहा था, किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं आप? विष्णुमोहन जी, यहाँ पे इंडस्ट्री की काफी समय से डिमांड थी और जो निकल का कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है मोस्ट लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑप्शन जो है वो ट्रेड में काफी सपोर्ट जो है वो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को करेगा। इवन जो हेजिंग वाले जो क्लाइंट्स हैं वहां पे भी ऑप्शंस जो है उनके लिए काफी एक अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा। तो मेरे हिसाब से ये काफी समय से इंडस्ट्री की डिमांड थी और एमसीएक्स ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया और रेगुलेटर ने भी इसके ऊपर अपनी अप्रूवल दी है। तो मेरा मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे काफी सफल जो है वो रहेगा आने वाले समय में और इसका निश्चित तौर पे सारे जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पे फायदा होगा। विष्णुमोहन जी, ओके, चलिए, तो फायदे की ही उम्मीद है निकल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से। मनोज जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू आज के लिए क्या होगा? आज के सत्र में हल्की तेजी है लेकिन कल शाम में काफी गिरावट है, हालांकि वो तेजी अब धीरे धीरे अब सुस्ती में बदलती दिख रही है। आज के लिए क्या व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर आपका? बिल्कुल विष्णुमोहन जी, यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में जो उठाफटक देखी है और जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर के फियर्स भी बने हुए हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ चिंता का विषय है। तो काफी सारे जो डेटा पॉइंट है उसके चलते हमने यहाँ पे बड़ी वॉलेटिलिटी जो है गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखी है।
मेरा मानना है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। गोल्ड में लोअर लेवल्स पर यहाँ $1760 के आसपास अच्छा सपोर्ट्स रहेगा। भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं तो 47,600 47,500 की रेंज में यहाँ काफी अच्छा सपोर्ट जो है वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। तो किसी को भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए। कहीं भी 47,600 47,700 के आसपास फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो बाइंग के लिहाज से काफी अच्छे लेवल्स होंगे। 47,480 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 48,000 48,150 के लक्ष्य रख सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ के मूव्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जब भी कीमतें ऊपरी लेवल्स पर आती है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखें। चांदी में भी यहाँ पे सेम ट्रेंड जो है वो फॉलो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमने देखा है कि चांदी पे गिरावट जो है वो ज्यादा देखने को मिली है एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि बेस मेटल्स में यहाँ काफी दबाव था और उसके चलते यहाँ चांदी की कीमतें भी दबाव में कारोबार करती हुई नजर आई है। चांदी में भी हमारा मानना है कि 62,000 से 61,800 के आसपास यहाँ सपोर्ट्स रहेंगे। तो कहीं भी डिप आता है 62,000 के आसपास तो वहां फिर एक बार जो है बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 63,100 के आसपास यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो यहाँ 61,800 से 63,100 ये सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक रेंज रह सकती है और इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी प्ले की जा सकती है। वंदना जी, 47,910 रुपए पे है फिलहाल गोल्ड का फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है। इस लेवल पे अगर कोई अगर ट्रेड करना चाह रहे तो आप क्या सलाह देंगी? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि आज का जो डेटा है ये बेटर देन एक्सपेक्टेड आने की उम्मीद है और उससे एक दबाव आ सकता है बुलियन काउंटर पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे लेवल्स का इंतजार करना होगा। 47,750 के करीब ये कमोडिटी सेल करना चाहिए। 47,400 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 48,000 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है चांदी पे भी एक देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो 61,800 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देख हैं। तो हायर साइड सेल बुलियन इसका फायदा होगा और मार्केट परफॉर्मेंस 1770 का अगर छोड़ता है तो मुझे लग रहा है कि फैक्टर से। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर कल की गिरावट के बाद आज यहां पे रिकवरी दिख रही है। WTI क्रूड की बात करें तो $68 के ऊपर 5,100 रुपए के ऊपर MCX क्रूड ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, क्या व्यू है कच्चे तेल में, आज क्या होने वाला है? अब कच्चे तेल में यहाँ सभी की नजर जो है कल ओपेक प्लस की तरफ से आने वाले जो निर्णय के ऊपर रहेगी। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर के यहाँ पे पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है और जो डिमांड में कटौती के कयास लगाए जा रहे हैं, काफी सारे जो कंट्रीज है वहां फिर एक बार ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस जो आते हुए दिखे हैं, तो निश्चित तौर पर डिमांड यहाँ पे प्रभावित होगी आने वाले समय में। और वो उसी के इनलाइन जो है हमने तेज गिरावट पिछले कुछ सेशंस में देखी है। इवन नवंबर मंथ में जो है पिछले 20 माह की सबसे बड़ी गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिली है। हमारा मानना है कि गिरावट के बाद एक यहाँ पे डेडकेट बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर सस्टेनेबल कीमतें शायद ना रहेगी। 5,150 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 5,280 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 4,950 तक के लेवल्स जो है वो कल दिन के सेशन तक दिखा सकती है। तो ऊपरी लेवल्स पर यहाँ बिकवाली की रणनीति जो है वो बनाकर चलना चाहिए। जो ये तेजी आई है यहाँ से और थोड़ी तेजी आने दीजिए, 20-25 रुपए और ऊपर आए तो 5,150 रुपए पे आप बेच दे, ऐसा मनोज जी मानते हैं 4,950 के टारगेट के लिए। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगी कच्चे तेल पर? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि 20% यहाँ पे गिरा है और उसके बाद जो अभी ओपेक की मीट होगी हो सकता है कि थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हो करे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड जो है 22 में थोड़ा सा कम की जा रही है। ईरान यहाँ पे जो शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से थोड़ा सा दबाव आ 5,007 के लेवल पर बात करनी चाहिए होगा और 49.70 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो में बना रहेगा ये सही है। मुझे लगता है जो 100 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन है, उसको अभी सुधार नहीं होना चाहिए। अगर टूटता है तो फिर एक बार फिर से, यानी निचले लेवल पे वंदना जी की तरफ से खरीदारी की सलाह है और मनोज जी ऊपर की तरफ बेचने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब कुछ बेस मेटल्स की काउंटर पर नजर डालें तो आज हालांकि basket of bond indirectly, and NSE is providing the index services, so we thank NSE also for the good job that they are doing. And I think that
this program will continue to grow, and our CPSC, Central Public Sector Enterprises, AAA rated, at least to start with, will continue to bless this program. Thank you very much. तो तुकान पांडे साहब थे जो भारत बॉन्ड जो ETF आने वाला है उसके ऊपर बात कर रहे थे। चलिए हम बेस मेटल्स की बात कर रहे थे। मनोज जी, बेस मेटल्स में आज तेजी है। आज के सत्र के लिए बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आपकी तरफ से? बेस मेटल्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं विश्व मोहन जी की कॉपर की कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर यहाँ बार बार दबाव देखने को मिल रहा है। कीमतें 732 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है और ऊपरी लेवल से यहाँ दबाव आ रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ कहीं भी 735 737 के आसपास जो कीमतें अगर आती है तो वो बिकवाली के लिए फिर एक बार जो अच्छे लेवल्स होंगे 744 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की रणनीति करें। नीचे में फिर कीमतें एक बार 722 723 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो ऊपरी लेवल्स पर यहाँ कॉपर में जो है वो बिकवाली करके चला जा सकता है। कॉपर ऊपर में बेचना है, मनोज जी की तरफ से टॉप पिक है 737 पे बेचे, 722 रुपए के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। वंदना जी, कोई टॉप पिक बेस मेटल्स में आज के लिए? विश्वमोहन जी, लेड बिल्कुल अलग परफॉर्म कर रहा है और अगर आज डेटा अच्छा आता है यूएस से तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपसाइड इसको मिलेगा। 185 पे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 187 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 184 रुपए का लगा के चल सकते हैं। साथ में मुझे लग रहा है कि अगर निकल में थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक आता है तो जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम एक बार 55 तक के लेवल जो है हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। लेड खरीदने की सलाह है 187 रुपए के टारगेट के लिए, 184 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में आज तेजी दिख रही है, निचले लेवल्स पे खरीदारी आई है। मनोज जी, क्या व्यू देंगे सोयाबीन पे? सोयाबीन में हमने अच्छे करेक्शंस ऊपरी लेवल से आते हुए देखे थे और कल यहाँ हमने 6060 तक के लोज जो है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए देखे थे। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और वहीं से कीमतों में एक बार फिर से रिबाउंड देखने को मिला है। मेरा मानना है कि 6060 के जो लेवल से वो यहाँ होल्ड होंगे। किसी को भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो यहाँ 6150 से 6200 की रेंज में बाइंग की रणनीति कर सकते हैं। 6060 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 6350 से 6400 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। एक अच्छी गिरावट के बाद फिर एक बार यहाँ पे जो है कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है और 6400 तक के लेवल्स अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। वंदना जी, ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? 5850 के आसपास भाव है जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आप क्या सलाह देंगी? विश्वमोहन जी, काफी यहाँ पे शार्प फॉल आया। मुझे लग रहा है कि एक लोअर लेवल बाइंग वैली बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी बन रही है। मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है 58-38 का जो लेवल है वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 6000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 57-55 का है। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बारगम में भी 150 रुपए तक की जो बढ़त है वो देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि भी प्रोडक्शन कम है यहाँ पे और एक बहुत फॉल आया है तो स्पॉट रेट में बाइंग हो सकती है। ओके, चलिए अब कमोडिटी नाउ में के यहीं समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया वंदना जी आपका और मनोज जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।